अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 3 पे जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट टेक्सोनोमी, पेलियोंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी एंड सोशियोबायोलॉजी से आगे ये बॉक्स में एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मौजूद है पैरासाइट्स के बारे में। ठीक है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 3 and topic is introduction to biology. और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज जो ब्रांचेस डेट इज टेक्सोनोमी, पेलियोंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पेरिस्टोलॉजी और इसके अंदर हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि पैरासाइट कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमी को। टेक्सोनोमी कहते हैं स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेमिंग नाम देना एंड क्लासिफिकेशन और ग्रुप्स में डिवाइड करना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि किस तरह से डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, इंटरनल ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनकी हैबिटेट की वजह से और उनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हवाले से किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हमने ग्रुप और सब ग्रुप की देनी हो तो सबसे अच्छी एग्जांपल आती है हमारे पास बर्ड्स की। आपको पता है बर्ड्स दो तरह की होती हैं। दो तरह की बर्ड्स कौन सी होती हैं? एक वो होती हैं जो उड़ सकती हैं, फ्लाइंग, और एक होती हैं नॉन फ्लाइंग, यानी जो उड़ नहीं सकती। अब इसमें कभी आपने गौर किया है कि ऐसा क्या फीचर है कि इस जिसकी वजह से इन्हें फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग कहा जाता है? अब वैसे तो हैन है, मुर्गी है, ठीक है, इसके पास भी पर हैं, फेदर्स हैं इसके पास, लेकिन क्या ये फ्लाई कर सकती है? नहीं। ठीक है, इसके बजाय अगर हम स्पैरो को देखें, पैरट को देखें, पिजन को देखें तो ये क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। दोनों के पास है, तो हैन के पास भी फेदर हैं, इसके पास भी फेदर हैं, लेकिन ये फ्लाई कर सकते हैं, ये नहीं फ्लाई कर सकते। वजह क्या आ जाती है कि लो वेट बॉडी है इनकी। ठीक है, ये वो क्या इसका नाम है, बर्ड्स हैं जिनके वेट जो है वो कम है, और हैन इसका जो वो हाई वेट है एज कंपेयर टू स्पैरो एंड पिजन। ठीक है, इसीलिए ये हैन जो है वो ऊपर आसमान में नहीं उड़ सकती, जबकि स्पैरो और पैरट जो है वो कम वजन होने की वजह से आसानी से अपने परों की मदद से ऊपर जो है वो फ्लाई कर लेती हैं। ठीक है, तो ये रीजन आ जाता है कि ऑर्गेनिज्म को सब ग्रुप और ग्रुप में डिवाइड किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी
दूसरे एनिमल्स हैं जो कैटेगराइज हुए हुए हैं इनटू ग्रुप और सब ग्रुप, और हम उनके रिलेटेड जो है वो उसके चैप्टर्स आएंगे आगे हमारे पास, जिनमें हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन हमारे पास आ जाता है अच्छा, इसमें टेक्सोनॉमी में हम नाम भी देते हैं बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर के जरिए, कि जब साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज के एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के काम करें तो वो उसको बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर के रूल के मुताबिक उस ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट है और उसकी डिफरेंट लैंग्वेज होने की वजह से उस चीज़ का नाम हर कंट्री में डिफरेंट वे में पुकारा जाता है। ठीक है, उसके स्पेलिंग डिफरेंट है, उसका एक्सेंट डिफरेंट है, उस चीज़ को बुलाने का नाम जो है वो डिफरेंट है। तो टेक्सोनॉमी रूल फॉलो करता है बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी पेलियोंटोलॉजी इज अबाउट स्टडी ऑफ फॉसिल्स, study of fossils of plants and animal that are extinct। वो और जानवर और पौधे जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, किस वजह से? बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस। जियोलॉजिकल और एनवायरनमेंट में चेंजेस आने की वजह से प्लांट्स और एनिमल जो इस दुनिया से ख़त्म हो गए, ठीक है, वो उसकी स्टडी हम किस में पढ़ेंगे? पेलियोंटोलॉजी में, कि हम फॉसिल्स को स्टडी करेंगे कि आज से कुछ साल पहले या हज़ारों साल पहले जब दुनिया तहलीक हुई थी, जब दुनिया बनी थी, उस वक़्त के पौधे और जानवर और इंसान किस तरह के थे। ठीक है, फिर कैसे वक्त के साथ साथ चेंजेस आने की वजह से एनवायरनमेंट वगैरह में फैक्टर चेंज होने की वजह से वो चेंजेस किस तरह से इन चीज़ों पे असरअंदाज हुई कि उनकी नस्ल ख़त्म हो गई। ठीक है, ये हम इसमें पेलियोंटोलॉजी में स्टडी करेंगे। इनके फॉसिल्स मौजूद होते हैं, हड्डियां इनकी जो रह गई होती हैं, तो डीएनए जो जेनेटिक्स है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जीन्स किस तरह से वो वर्कआउट करती है, कैसे जीन्स बनती है, डीएनए के मॉलिक्यूल किस तरह से खुद को एक अरेंज करते हैं एक कोडिंग मेथड के ज़रिए। ठीक है, और किस तरह से ऑर्गेनिजम्स वजूद में आते हैं। आगे आ जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब बायो जहां पे भी वर्ड आता है तो इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी जिधर भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब एनवायरमेंट जमीन से लेकर फ्रॉम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर टू द डेप्थ ऑफ अर्थ एंड ओशन, organisms are present as microorganism। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में मौजूद हैं जो कि किसी न किसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर पे असरअंदाज हो रहे हैं, जो इकोसिस्टम को जिन्होंने बैलेंस किया हुआ है। अब एक फूड चेन है, एक फूड पिरामिड है। ठीक है, जिसमें प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है, सेकेंडरी हैं और टर्शरी हैं। इनमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? अगर एक ऑर्गेनिज्म का भी लेवल या क्वांटिटी या नंबर डिस्टर्ब हो जाए इस पिरामिड में से फूड चेन के, तो ये क्या होगा कि ये इफेक्ट करेगा बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर को, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ तो बेकार नहीं बनाई हुई, किसी ना किसी पर्पस के लिए उसे बनाया हुआ है। तो एक चीज़ जब वो उसकी दुनिया से ख़त्म होने की वजह से क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म की नस्ल उसमें से ख़त्म होने से क्या होगा कि दूसरी जो उस पर डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनिज्म,
उसकी क्वांटिटी राइज हो जाएगी, ठीक है, या राइज हो जाएगी या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है वो अपसेट हो जाएगा। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये डील करती है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। अगर फॉर एग्जांपल पौधों को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन जो वो अवेलेबल नहीं होगी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो किस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने में, इसके बारे में हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के में स्टडी करेंगे। और किस तरह से ये जो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं एज अ यूजफुल बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट जो वो मेंटेन रह सके। सोशियो बायोलॉजी, अब इसमें हम ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर एक दूसरे के साथ स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। अब एनिमल्स आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से फैमिलीज बना के रहते हैं। एक जंगल है उसमें बहुत सारे जानवर जो है वो रहते हैं। अब वो जानवर किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा होता है, कौन से एनिमल एक दूसरे के लिए कार्निवोर हैं, कौन से एनिमल एक दूसरे के लिए जो है वो मतलब फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। तो उसमें और जो है हम सोशियो बायोलॉजी में हम एनिमल्स का बिहेवियर पढ़ते हैं कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करती हैं और एक सोसाइटी बनाती हैं। और इसमें हम ह्यूमन बींग्स के भी बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एज मैन इज कॉल्ड सोशल एनिमल। पेरिस्टोलॉजी, पेरिस्टोलॉजी में आप किसको स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। टू टेक फूड, शेल्टर फ्रॉम होस्ट, जो अपने होस्ट से यानी अपने मेजबान से लेते हैं, एंड इन रिटर्न हार्म देम। अब जैसे यहाँ पे टर्माइट की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल टर्माइट जिसे दीमक कहते हैं, ठीक है। टर्माइट जो है वो डिपेंड करती है वुड पे, प्लांट के ऊपर। प्लांट लिविंग चीज है, ठीक है, तो वो उसकी वुड को खाती है। तो क्या कर रही है, वो उससे शेल्टर और फूड दोनों ले रही है। टर्माइट उसके अंदर वुड के अंदर घुस गई है तो वुड जो है वो उसे शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है और फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। यानी लकड़ी जो पौधे की जो लकड़ी है, वुडी प्लांट्स की जो लकड़ी है, वो उसके लिए उसका फूड है और वो उसके अंदर उसने अपने आप को छुपाया हुआ है तो वो उसका शेल्टर हो गया, ठीक है। लेकिन टर्माइट रिटर्न में उसे क्या कर रही है, हार्म कर रही है। किस तरह से कि वो उसका जो सारा वुड पल्प खा रही है और उसको खोखला कर रही है, डैमेज कर रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं दूसरों पे अपने फूड और शेल्टर के लिए और रिटर्न में उसको नुकसान देते हैं, फायदा नहीं देते, वो क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो पोस्ट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।